समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस पर आपको बड़ी अपडेट आज की दे देते हैं। कहां पर कितनी ठंड पड़ रही है, कहां पर बर्फबारी हो रही है, तो आपको बता देते हैं कि पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा तापमान लुढ़का हुआ नजर आ रहा है। इस बीच शीतलहर भी चल रही है। घने कोहरे के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। घने कोहरे के कारण यातायात सेवा भी प्रभावित हो रखी है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हवाई सेवा पर भी इसका असर पड़ रहा है। यूपी की बात की जाए तो कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। माध्यमिक स्कूलों के साथ ही और भी स्कूलों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। समय में स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक चलेंगे। मथुरा, शाहजहांपुर, लखनऊ, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि आज किस तरह की कड़ाके की ठंड का उत्तर प्रदेश वासियों को सामना करना पड़ रहा है। जनवरी का माह, ऐसे में कड़ाके की ठंड, अपने आप को बचाते ये लोग जहां पर अलाव का सहारा लिया जा रहा है। लोग घरों में ही रह रहे हैं। जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर मुनासिब नहीं समझते निकलना। हमारे साथ लखनऊ से संकेत मिश्रा हैं, हमारे साथ सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी है, हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं लखनऊ और सिद्धार्थनगर, जहां से हमारे सहयोगी समय मौजूद है। संकेत के पास चलेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी से अपडेट लेंगे। संकेत, लखनऊ में आज कैसा मौसम का हाल आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे हल्का कोहरा हम देख सकते हैं, पर ठंड कैसी है? और दिनों की तुलना में आज कड़ाके की ठंड है और किस तरह से लोग कड़ाके की ठंड में अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं? संकेत। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर धूप नहीं निकली है, घना कोहरा छाया रहा। आज जरूर कोहरा नहीं है, लेकिन गलन और ठिठुरन बरकरार है। और अगर रेल और हवाई यातायात की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जो अमौसी एयरपोर्ट है वहाँ पे कई फ्लाइटें वहाँ से लेट हैं और कई ट्रेनें लेट हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है, वहीं जो आवागमन है उसमें भी दिक्कत हो रही है। अगर बात की जाए सरकार की तैयारियों की, तो सरकार ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो स्कूल हैं जिनका समय 9:30 बजे हुआ करता था, वो 10 बजे से शुरुआत कर दी गई कि 10 बजे स्कूल खुलेंगे माध्यमिक शिक्षा के, और ये मकर संक्रांति तक यही शेड्यूल रहेगा। ये ठंड की वजह से किया गया है। इसके अलावा सरकार ने भी सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो हाईवे हैं राजधानी लखनऊ की सीमाओं से जुड़े हुए, वहां पर बाकायदा पेट्रोलिंग की जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि वो लाइट जलाकर ही चले। तो जाहिर सी बात है कि पूरा राजधानी लखनऊ में 3 दिन से लगातार ठंड बरकरार है। आज कोहरा कम है, लेकिन ठंड यहाँ पर गलन और ठिठुरन है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। सिद्धार्थनगर चलेंगे, शरद त्रिपाठी अपडेट देंगे। शरद, सिद्धार्थनगर की अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। कड़ाके की ठंड आज भी पड़ रही है या फिर आज ठंड में थोड़ी कमी महसूस की जा रही है? नहीं, बिल्कुल ठंड बिल्कुल तेजी से बढ़ती जा रही है। इस समय सिद्धार्थनगर जिले का तापमान 12 से 18 डिग्री के बीच में है, क्योंकि ये सिद्धार्थनगर जिला नेपाल सीमा से काफी नजदीक है और एक ऐसा तराई एरिया है यहाँ पर्याप्त नदी और नाले हैं, झीलें हैं, जिसकी वजह से ठंड जो है इतनी ज्यादा पड़ती है कि आती है तो ठहर जाती है। हालांकि प्रशासन ने काफी अपनी तरफ से व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अब वो व्यवस्था कितनी सही है कितनी खराब, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जगह जगह पे अलाव जलाना, रन बसेरा जैसी आज की बहुत सारी चीजें हैं जो प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है। हमारी तरफ से सिद्धार्थनगर जिले के जिला अध्यक्ष गोविंद माधव जी हैं और वो बताएंगे कि क्या तैयारी है, कैसे नहीं। मैं सिद्धार्थनगर नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ और चूंकि जैसे आपने अभी बताया कि नेपाल का एक तराई क्षेत्र है जो हिमालय पर्वत से सटा हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ ठंडक बहुत पड़ती है, आग भी बहुत होते हैं। नगर पालिका की तरफ से हर वार्डों में अलाव की व्यवस्था हमने कर रखी है और भी जो भी मुसाफिर जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए भी मैंने एक वो भी व्यवस्था बना के रखी है। पूरी तरह से नगर पालिका तत्पर है कि कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत न हो और सब जगह अलाव की व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह से सिद्धार्थनगर जिले में और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर काफी ठंड पड़ती है और हमारे प्रचंड ठंड का हम इस समय देख सकते हैं। प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हमारे सहयोगियों का। बढ़ रहे हैं आगे, बुलंदशहर की खबर जानिए, जहां पर बैंक सेवा संचालक से लूटपाट के 5 आरोपियों को एनकाउंटर के माध्यम से पकड़ा गया है। देखिए, इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल भी हो गए हैं। पुलिस ने 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लुटेरों ने 5 जनवरी को शाहनवाज नामक बैंक सेवा संचालक से तमंचे के बल पर 1,90,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया था।
बदमाश के कब्जे से 2 बाइक, तमंचे, चेकबुक, ATM कार्ड, 51,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। उधर वाराणसी में ज्वेलर्स की लूट के आरोपी के साथ पुलिस की एनकाउंटर हुई है और फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। आरोपी के पास से एक पिस्टल, बाइक बरामद कर ली गई है। पिछले दिनों सराफा कारोबारी और उसके बेटे को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। एनकाउंटर थाना रामनगर के भीटी गांव में हुआ है। और आइए बढ़ते हैं आगे। संभल की जामा मस्जिद विवाद से आपको अपडेट आज की दे देते हैं। इस पूरे मामले पर मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर करीब 12 बजे सुनवाई होने वाली है। इस मामले पर शाही जामा मस्जिद कमेटी ने संभल की जिला अदालत में हिंदू पक्ष की दाखिल अर्जी को चुनौती दी है। एक और बड़ा अपडेट संभल से, जहां पर खग्गूसराय इलाके में 46 साल के बाद जिस मंदिर के ताले को प्रशासन ने खुलवाया है, उस मंदिर के आसपास के मकानों के लिए अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्ती दिखा दी है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन के मुताबिक मंदिर के आसपास से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई की जाएगी। संभल पर एक और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संभल में पकड़ी गई बिजली चोरी की घटना में 29 घरों में बिजली की चोरी पकड़ी गई थी। बिजली चोरी की यह घटना जिसमें सांसद बर्ग के इलाके में बिजली चोरी, बिजली विभाग की टीम ने FIR दर्ज कराई है। तो कई घरों में बिजली सप्लाई जो की जा रही थी वो चोरी की बिजली थी। 29 घर पकड़ में आए थे। इस बीच सांसद बर्ग के इलाके में बिजली चोरी जो हुई है, अब बिजली विभाग की टीम ने इसके ऊपर FIR दर्ज करा दी है। सुनील कुमार और जानकारी देंगे। सुनील कुमार, FIR दर्ज की कराई है बिजली चोरी करने वाले घरों के खिलाफ, इस पर अपडेट्स दीजिए। देखिए, ये संभल के दीपासरा हिंदूपुर खेड़ा में बिजली महकमे ने बिजली की चेकिंग की है, जहाँ 29 घरों में फिर से बिजली चोरी पकड़ी गई है। दरअसल इस इलाके में बड़ी बिजली चोरी की लगातार घटनाएं हैं। बिजली महकमे की तमाम कार्रवाइयों के बाद में बिजली चोरी नहीं रुक रही थी। वहीं इस मामले में बिजली विभाग ने बिजली चोरी पकड़ करके केस दर्ज कराया है। जी सुनील कुमार, शुक्रिया जानकारी के लिए। सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें मिल्कीपुर सीट पर अब 5 फरवरी को उपचुनाव की घोषणा की गई है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे। अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के बाद अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई है। अयोध्या लोकसभा सीट जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि वो अपनी इस सीट को उपचुनाव में जीत कर दिखाएगी। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है कि हाल ही में हुए उपचुनावों की तरह मिल्कीपुर भी बीजेपी ही जीतने वाली है। इस पर संपूर्ण रिपोर्ट देखिए। और जो तुष्टीकरण की नीति है उसको एक बार से जवाब देने का काम जनता ने बना दिया। सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ 5 फरवरी को उपचुनाव की वोटिंग होगी। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस चुनाव के लिए 10 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept. We are doing elections in by polls also in Milkipur in UP. यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद एक बार फिर से एसपी और बीजेपी में फाइट देखने को मिलेगी। मिल्कीपुर सीट पहले एसपी के पास थी और इस सीट से एसपी के अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके फैजाबाद से सांसद बनने के बाद
ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एसपी ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम पर कोई फैसला नहीं हो सका है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर अखिलेश यादव का कहना है कि कुंदरकी और मीरापुर उपचुनाव में वोटों की लूट हुई। सरकार ने पुलिस के जरिए वोटों की लूट की और अब मिल्कीपुर का दावा किया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। विधानसभा के उपचुनावों में लोगों ने उस भ्रम को निकाल फेंका है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 में से 7 सीटें बड़े अंतर से जीती है। और इस बार भी निश्चित रूप से जनता ये दिखा देगी कि आज की जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी की जो विभाजनकारी और टकराव की नीति है और जो तुष्टीकरण की नीति है, उसको एक बार से जवाब देने का काम जनता ने बना लिया। बीजेपी अपनी पूरी ताकत मिल्कीपुर में झोंक चुकी है। बीते 45 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 15 दौरे कर मिल्कीपुर जीत की सियासी बिसात बिछा चुके हैं। अब 6 मंत्रियों को तैनात किया गया है। वहीं एसपी का कहना है कि सीएम योगी कितना भी दौरा कर लें, मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, सर्व समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरफा जीतेगी। हमारी भी और मेरे बेटे का और तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयाँ बंट रही हैं कि बहुत अच्छा है और अजीत भैया को और माननीय अखिलेश यादव जी को इतने वोट से यहाँ से जिता देंगे कि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस चुनाव का जीत का रास्ता मिल्कीपुर से बनेगा। अयोध्या वाली सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एसपी के अवधेश प्रसाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। एसपी को हराकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि अयोध्या की जनता अब भी उनके साथ है और पार्टी की पकड़ जमीन पर कमजोर नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में सीएम योगी भी मौजूद रहे हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर ये मीटिंग जो हुई है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी आप देख सकते हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यूपी के सभी 7 कमिश्नरेट्स में 31 मार्च 2025 तक और पूरे प्रदेश में जल्द ही नए आपराधिक कानूनों का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित हो जाए। अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में 1 से अधिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध हों। कुल 0 एफआईआर में से कितनी एफआईआर राज्यों को स्थानांतरित की गई, इसकी नियमित मॉनिटरिंग हो। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, उनकी सुरक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। सलमान खान के मुंबई के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनके घर की खिड़की और बालकनी अब पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कर दी गई है। सलमान खान ने अपने बालकनी तक पूरी तरह से इस एरिया को बंद करा दिया है और बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगवा दिए हैं। यही नहीं, सलमान खान के घर के चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सलमान खान की सुरक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहां पर रूम्स की खिड़कियों को बुलेट प्रूफ ग्लास से लॉक कर दिया गया है।